इन्फिनिटी एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे कक्षा 10 की ज्योग्राफी का नोट्स बनाना और पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए शुरुआत करते हैं भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, तो सबसे पहले किसी भी चीज का हम परिभाषा देखते हैं। तो क्या होता है इसका परिभाषा? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हो, अर्थात वे वस्तु जो पर्यावरण में उपस्थित हों और जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। चलिए और आगे चलते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इसको 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर, मतलब कि कौन समाप्त हो जाएगा कौन असमाप्त रहेगा, तो उसके आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य, अर्थात नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर, संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। अब इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे विस्तार से। जैसे हम लोगों ने देखा, यहाँ पे पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जिनमें जीव हो तो उन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, प्राणी जात, पेड़ पौधे, ये सब किस में आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। मछली वगैरह किस में आएंगे? जैव संसाधन में आएंगे। अब यहाँ पे अजैव होना चाहिए, मिस्टेक है, आप लोग बना लीजिएगा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, अर्थात ऐसे संसाधन जिनमें जीव नहीं पाए जाते, उन्हें क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात जिनका हम लोग पुनः उपयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जैसे वायु, जल, वायु का हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं, जैसे पवन चक्की वगैरह लगा के। जल का भी हम लोग कई बार से प्रयोग करते हैं, कोई भी नष्ट नहीं होगा। अगर हम उसको पी लेते हैं तो वो पीने के माध्यम से फिर आएगा पृथ्वी पे, फिर वो बादल बनेगा, फिर वर्षा होगी। इस प्रकार से वो उसका चक्रीय रूप से चलता रहता है। अब हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिनका प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे खनिज वगैरह। चलेंगे अब हम लोग देखने स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन सबके नाम से ही डिफाइंड है, फिलहाल एक एक लाइन लिख लेंगे। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। जैसे आपका कोई भी चीज़ है वो आपकी संपत्ति है, आपका निजी संसाधन है। किसी किसान की जमीन, घर इत्यादि, ये सब आते हैं व्यक्तिगत संसाधन में। दूसरा देखेंगे सामुदायिक संसाधन। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे चीज जिनका
उपयोग समुदाय के लोग करते हैं, जैसे स्कूल वगैरह हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का है, कम्युनिटी का है। तो ऐसे संसाधन सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे जो भी भारत है, भारत के अंदर जो भी संसाधन है वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और जो भारत के सीमा के बाहर हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। हम लोग एक बार उसकी परिभाषा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। एक संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन, संचित संसाधन। देखिए ये सब आपको एक एक लाइन का है परिभाषा, एक एक दो दो लाइन का आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, ये आपको काम देगा। अब देखेंगे हम लोग संभावी संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिनका संभावना है कि भविष्य में उनका संभावना है कि उनका पुनः प्रयोग किया जाएगा, वे संसाधन बन जाएंगे, उनको क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। अब विकसित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है भंडारित संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। ये आप 3 लिख लीजिए। उसके बाद चौथा बनाइएगा संचित संसाधन। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि संसाधनों का विकास कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने देखा संसाधन किसे कहते हैं? जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे उन्हें संसाधन कहते हैं। फिर संसाधनों का वर्गीकरण देखा, जिनको हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर मतलब कई प्रकार से देखा। ये सब थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये नोट्स बना के 2-4 बार पढ़ लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे संसाधनों का विकास। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। अब कौन कौन सी संसाधन से समस्याएं हुई? कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हुआ। फिर क्या हुआ? दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन हीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। और इसमें अगर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सतत पोषणी विकास। ये क्या है? सतत पोषणी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोलते हैं सतत विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं भी पूरी हो, सतत पोषणी विकास कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि सतत विकास किसे कहते हैं। डायरेक्ट पूछ लेगा, पोषणी कभी कभी हट जाता है। तो सतत विकास किसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो ऐसे चीजें या जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, लेकिन हम उनका अंधाधुंध प्रयोग न करके बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए प्रयोग करें, तो उनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा लाइन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसी में आता है, आपका किताब में है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है?
1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। एजेंडा 21 क्या है कि 1992 में जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर है वहां पे एजेंडा 21 पारित किया गया। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उद्देश्य क्या था इसका, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्या है इसका उद्देश्य? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, क्या क्या है? पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इसमें देखिए एजेंडा 21 में हम लोगों ने 21 एजेंडा पारित किए। अब वो 21 एजेंडा को ही हम लोग एजेंडा 21 कह दिए थे। अब हम लोग आएंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। अर्थात जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए उन्हें संसाधन नियोजन कहलाते हैं। किसी भी संसाधन का एक सही रूप में प्रयोग करना, उन्हें ही हम लोग संसाधन नियोजन कह देते हैं। आप लोग हेडिंग बना के बढ़िया से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन, पहला, संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। दूसरा, प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एवं प्रमुख लक्ष्य रहा है। तीसरा, भारत में संसाधन नियोजन एवं मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नीचे बिंदु दिए गए हैं, ये सब बिंदुओं को रटना पड़ेगा आपको। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठाना। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट हेडिंग की ओर। संसाधन संरक्षण क्या है, मतलब संसाधन को बचाना, संसाधन संरक्षण। इसकी परिभाषा लिखेंगे 2 लाइन में। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि तथा वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की जरूरतों का ख्याल रखा जाए। अगर हम लोग संसाधनों का एक ठीक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो संसाधन संरक्षण में आएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम लोग सदुपयोग करें तो वो संसाधन संरक्षण ही है। जैसे पानी की आवश्यकता है, कपड़ा धुलना आवश्यकता है, नीड है, करना ही पड़ेगा। अब अगर हम लोग पानी की टोटी को खोलकर छोड़ देते हैं तो वो दुरुपयोग होगा, तो संसाधन संरक्षण नहीं कहलाएगा। भू संसाधन, हम लोग बात करेंगे इसमें भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे भारत में भूमि संसाधन। आपको ये चीज बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि सर इतना क्यों लिखवा रहे हैं। आपको पता होगा ये चैप्टर आपका काफी लेंदी है, काफी बड़ा है। ये आपके लिए एक नोट्स ही है और नोट्स में हर चीज होना जरूरी है। लास्ट समय में आप एग्जाम के समय में पूरा किताब नहीं पढ़ पाइएगा तो यही आपका नोट्स काम देगा। इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लिखते जाइए। लिखने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन करिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, जिससे ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब होगा। हमको एक
मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए आगे वीडियो। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। भारत में भूमि संसाधन। लगभग 43% भूमि क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। दूसरा, लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। अब हम लोग चलेंगे भूमि उपयोग। भू उपयोग या भूमि उपयोग भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। मतलब भूमि का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वन, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, उद्योग। मतलब भूमि का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। एक वन लगाने के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जहाँ पे हम लोग इमारत, सड़कें बना रहे हैं। प्रतिभूमि कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ कृषि 1 वर्ष उससे कम समय खेती न की गई हो। अन्य प्रति किसे कहते हैं। अन्य प्रति जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती न की गई हो। और नेक्स्ट है अन्य कृषि योग्य भूमि, स्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि कृषि योग्य, बंजर भूमि जो 5 वर्ष या अधिक से खाली हो। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। 1 वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ये कई बार पूछा है आपकी बोर्ड परीक्षा में, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे इसमें भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रकार। मतलब भारत के भूमि को कितने प्रकार से हम लोग बांट के देखेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, मृदा, जलवायु और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भूमि निम्नीकरण, जो भूमि का गुणवत्ता खराब होता है उसके कारण क्या क्या है। एक तो खनन है, अतिचारण है। अतिचारण मतलब ज़्यादा पशुओं के द्वारा जो चराने के लिए ले जाते हैं तो उनके द्वारा अतिचारण, ज़्यादा पशु को ले जाएंगे तो उनके खुर से, उनके पैर के खुर से मिट्टियों का कटाव होता है जिससे ऊपरी मिट्टी जो उपजाऊ हैं वो बहकर या उड़कर कहीं और चली जाती हैं, तो इससे निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई, ज़्यादा पानी से सींचेंगे किसी खेत को तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, भूमि निम्नीकरण हो जाएगा, बंजर हो सकता है भूमि। औद्योगिक प्रदूषण से, वनोन्मूलन से, वन की कटाई वगैरह, वनोन्मूलन। अब देखेंगे हम लोग भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। एक हो गया वनावरण, मतलब पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा हो गया पशुचारण नियंत्रण, कि जो भी कारण होता है उसका निदान करना ही संरक्षण में आएगा। पशुचारण नियंत्रण, वहाँ पे हम लोग अति चराई कर रहे थे तो वनोन्मूलन मृदा क्षरण हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पशुचारण नियंत्रण करेंगे तो यहाँ पे भूमि संरक्षण होगा। रक्षक मेखला बनाकर, मतलब मेड़बंदी वगैरह बना के, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मेड़ बनाकर। खनन नियंत्रण के माध्यम से भूमि संरक्षण को बचाया जा सकता है। औद्योगिक जल का परिष्करण के माध्यम से बचाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि
मात्र 1 सेमी मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सोचिए 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। शैल जब टूट फूट जाते हैं तो मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। अब मृदा के प्रकार। मृदा कौन कौन से प्रकार होते हैं? लाल एवं पीली मृदा। उसके बाद वैसे आईसीएआर के अनुसार कुल 8 प्रकार की मृदा होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा लाल एवं पीली मृदा। दूसरा जलोढ़ मृदा। तीसरा काली मृदा। चौथा वन मृदा। फिर मरुस्थली मृदा। फिर लैटराइट मृदा। अब हम लोग क्या करेंगे, जलोढ़ मृदा जो हम लोगों ने देखा, इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या इसी प्रकार का वीडियो और चाहते हैं, अन्य विषय का भी चाहते हैं, तो अन्य दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा सब्सक्राइब आएगा, ज़्यादा लाइक आएगा, ज़्यादा कमेंट आएगा, तो मैं आगे भी वीडियो बनाना जारी रखूँगा। थैंक यू।